हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 मैथ्स का 7 जुलाई का जो पेपर है वो डिस्कस करूंगी, और खास करके जो साइंस का सेक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो पेपर 2 मैथ साइंस की क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है नेक्स्ट सीटैट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपकी जो साइंस की क्लासेस होती हैं वे आपकी यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होती है, जिसमें थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और मैथ्स का सेशन जो है वे मैं आप लोगों के साथ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे शेयर करती हूँ। क्लासेस के शेड्यूल में अगर कोई भी चेंज होता है तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन जो है यहाँ पे लिंक जो है मैंने पिन करके दे दिया है, जिससे आप इन लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी पेपर 2 साइंस और पेपर 2 मैथ्स की। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और 7 जुलाई को जो रीसेंट पेपर हुआ था इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको आने वाली सीटैट एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयार होना है, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करना है। क्वेश्चन का जो लेवल है टाइम टू टाइम आपका इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप बिगिनर हैं या 2-3 अटेम्प्ट से ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा और आप यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ के भी आपको एक एरिया नहीं मिल रहा कवरेज का कि किस तरीके से हम टॉपिक को कवर करें, तो आप लोग मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि पेपर 2 साइंस मैथ स्पेसिफिक है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और 7 जुलाई के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि हम 7 जुलाई का पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर हम इस पेपर के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको साइंस सेक्शन के मिलेंगे, जिसमें से जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं ये आपके कंटेंट बेस्ड और 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी बेस्ड होते हैं। आज के सेशन में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, यानी कि ये जो 20 क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2 से 3 अटेम्प्ट से ये एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो सीटैट पेपर 2 साइंस का मैं एनसीईआरटी सीरीज़ जो आप लोगों की करा रही हूँ वो आप जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे अरेंज कर दी है। ऑलरेडी 11 सेशन यहाँ पे हो गए हैं, जिससे आपको इन टॉपिक्स का पूरा जो पैटर्न है वो क्लियर होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर इस टॉपिक को आपके सामने कैसे फ्रेम करता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 61 फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी हमने नई सीरीज में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, जल्दी ही ये चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में दो चीज़ें आपकी पूछी जाती है। एक पूछा जाता है जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है, और दूसरा पूछा जाता है फ्यूज़ के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक इस पेपर के अंदर आपसे फिलामेंट के बारे में पूछ लिया गया और अगले पेपर में आपसे ये हो सकता है कि फ्यूज़ के बारे में पूछ लिया जाए। तो पूछते क्या हैं कि ये हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो आप क्यों यूज़ करते हो, या फिर फ्यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको असर्शन में, अभिकथन में ये बोल रखा है कि फिलामेंट जो होता है बल्ब का वे किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये तो हम लोगों ने सुना ही है। अब टंगस्टन की प्रॉपर्टी बताते हुए आगे हमें बता रखा है कि जो टंगस्टन होता है इसका निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका उच्च गलनांक होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को गौर करें, इन दोनों की प्रॉपर्टी को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये आपका कैसा होता है, ये आपका हाई होता है। चाहे आप फ्यूज़ की बात करो, चाहे आप बल्ब की बात करो, मतलब बल्ब के फिलामेंट की बात करो, बट जो आपका टंगस्टन होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है ये भी हाई होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ का जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका लो होता है। तो यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस आपका लो नहीं होगा,
इसका जो प्रतिरोध है ये यहाँ पे हाई होगा। और अभी भी जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर अभी हमने डिस्कस नहीं किया, रीसेंट वीडियोस में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तर्क जो है वो गलत दे रखा है, असर्शन यहाँ पे सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। और हाँ, अभी जो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं उसमें मैंने पैडागोजी की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं की। पैडागोजी की क्लासेस आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी हमारे ही चैनल पे, जिसके अंदर मैं साइंस और मैथ्स की पैडागोजी भी आप लोगों के साथ कवर करूँगी। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो कि हीट चैप्टर से हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है, इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि जो ताप का चालन होता है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं दे रखा। तो देखिए, कंडक्शन जो होता है ये आपका सॉलिड में फास्ट होता है लिक्विड के कंपैरिजन। जब आप यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि कंडक्शन जो है ये सॉलिड में फास्ट होता है लिक्विड के कंपैरिजन। ये आपका स्टेटमेंट सही है। सभी मटेरियल हीट फ्लो के लिए अलाउ नहीं करते, वो भी सेम वे में। हर मटेरियल का अलग अलग पैटर्न होता है, ये भी यहाँ पे सही है। और कंडक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं दे रखा, कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, यानी कि कंडक्शन गैसेस में नहीं होता, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ जब डे 2 यहाँ पे डिस्कस किया था, जब हमने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला मेकिंग भी देखी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का कितना है, 13 है, और दूसरे एलिमेंट का कितना है, 17 है। तो सबसे पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगले शेल में उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन। 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। और इसके नेक्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 2 8 3 यानी कि 13। अगर हम 17 का करेंगे तो 2 8 और 7। अगर मैं इसकी वैलेंसी पूछूं, यानी कि ए जो एलिमेंट है इसकी वैलेंसी पूछूं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो स्टेबल हो जाएगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। और क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके स्टेबल होगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो यहाँ पे अगर हम ए और यहाँ पे हम बी लिखते हैं और इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AB3 जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी ही हमारे जो सेशन है उसके अंदर डिस्कस कर लिए। और ये जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 65, ये आपका पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोगों से रिप्रोडक्शन चैप्टर से यहाँ पे पूछा हुआ है। अभी ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये अभी इनिशियल फेज़ में है। अभी इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। अभी हम लोगों ने फिज़िक्स का सेक्शन स्टार्ट किया है। फिज़िक्स के बाद हम केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे, फिर बायो का पोर्शन करेंगे, साथ ही साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका ओवरऑल कंटेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे बोल रखा है कि आपको ट्विन के टाइप बताने, कौन से टाइप का ट्विन है अगर 2 स्पर्म फ्यूज़ होते हैं 2 एग के साथ। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप बेसिक चीज़ें देखें तो ट्विन हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं यहाँ पे समरूप यानी कि आइडेंटिकल, और दूसरे होते हैं यहाँ पे फ्रेटर्नल। अब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए आइडेंटिकल नाम से ही, समरूप नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, जिसमें चीज़ें सेम सेम हो। इसमें क्या होता है कि एक एग यहाँ पे एक स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है और उसके बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और फ्रेटर्नल में क्या होता है, फ्रेटर्नल में 2 एग जो हैं वो आपके 2 स्पर्म के साथ फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि अगर 2 एग 2 स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो तो वो क्या होंगे, वे आपके होंगे फ्रेटर्नल ट्विन, ना कि आइडेंटिकल ट्विन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहले यहाँ पे एग्जामिनर द्वारा डिफरेंट आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, उसके बाद इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस को एक्सेप्ट किया गया। जब हम पैडागोजी का सेशन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये 10 क्वेश्चन स्पेशल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लगे कि यहाँ पे क्या एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब अगर आप यहाँ पे उर्वरक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग करते हो तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो दोनों के दोनों, ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों के दोनों अगर जो हम यूज़ करते हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, अपने खेती के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। और अगर मैं मेन्यूर की यहाँ पे बात करूँ तो मेन्यूर जो है ये आपके सॉइल को भी मदद करता है। अब अगर हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसके अलावा जो नाइट्रिफिकेशन है यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो आपका यहाँ पे डिसबैलेंस होगा। इसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो सकता है, यानी कि कोई केमिकल जो है वो वाटर बॉडी में जाके वो यहाँ पे पूरे के पूरे जो वाटर्स के अंदर जो एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का पूछा है, ये भी आपका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों के साथ मोशन चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया था। मोशन चैप्टर के अंदर जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी तब यहाँ पे आपको ऑडोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल रहे थे और मैंने कहा था कि ऑडोमीटर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये किसके लिए यूज़ होता है। तो देखिए बहुत ईजी, सबसे ईजी क्वेश्चन शायद आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑडोमीटर किसके लिए यूज़ होता है। तो दो तरीके के डिवाइस होते हैं, एक होता है ऑडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर के तो नाम से क्लियर हो रहा है जो स्पीड हमें बताए। ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर हमें बताता है कि कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, ये हमें ऑडोमीटर द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे पूछा गया है और एक इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे, अगर आप कभी भी किसी इस टाइप के क्वेश्चन को डील करें जिसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि निम्न में से कौन से कथन जो है वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बेसिक भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें इतना पता है कि ये ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में मदद करता है, ये भूजल का संरक्षण करता है, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हम लोग करते हैं अलग अलग जगह पे। तो ए तो डेफिनेटली होना चाहिए, तो ए होना चाहिए। इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि इन्होंने ए ऑप्शन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फ्लड वगैरह को रोकता है क्योंकि जो आपके पेड़ वगैरह होंगे वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं, इस वजह से फ्लड वगैरह भी रुकते हैं। तो बी भी आपका होना चाहिए, तो जिसमें बी नहीं है उसको आप काट दीजिए। अब एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें यहाँ पे बोल रहा है इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, यानी कि ये निकास संबंधी समस्या जो है उत्पन्न करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम यहाँ पे उत्पन्न नहीं करता है बल्कि ड्रेनेज प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया। तो जिस ऑप्शन में सी है आप उस ऑप्शन को यहाँ पे काट दीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, जब मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था तब मैंने डायरेक्ट इस ऑप्शन को पिक किया था कि ड्रेनेज प्रॉब्लम को यहाँ पे क्रिएट नहीं करता ये। तो इस हिसाब से तीन ऑप्शन आपके कट गए थे और एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बचा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ लाइट चैप्टर यहाँ पे कराया था और लाइट चैप्टर के अंदर भी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। अब ये जो लाइट चैप्टर है इसके अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको चार अलग अलग तरीके के मिरर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है जो अभी हमने रिसेंट सेशन में किया है और इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। अब चार तरीके के मिरर हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें पहला मिरर है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और सेम साइज का होता है। तो
तो ये प्रॉपर्टी कौन से मिरर की थी? ये प्रॉपर्टी आपके प्लेन मिरर की थी। हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर में आपके बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनती है, सेम साइज़ की बनती है। तो ए तो आपका प्लेन मिरर होगा, तो 2 ऑप्शन तो फटाफट इस तरीके से कट गए। इसके अलावा जो दूसरा आपका अगर हम यहाँ पे केस देखें, यानी कि सेकेंड मिरर देखें, तो इसमें बोल रखा है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है और आपका ये सेम साइज़ का बनता है। अब मैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं, तो 3 तरीके के मिरर हो सकते हैं। एक प्लेन मिरर हो सकता है, ठीक है जी, और एक कॉनकेव मिरर हो सकता है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और मिरर होते नहीं है, मतलब स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप हैं। अब अगर हम इनके केसेस को रिवाइज करें, प्लेन मिरर तो सिंपल सा बेचारा अपना एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है और सेम साइज का बनता है। तो ए तो कंफर्म हो गया कि आपका कौन सा मिरर है, ए आपका प्लेन मिरर है। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ, जो आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, उसकी हम बात करें, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये कॉनकेव मिरर, इसके अंदर टोटल 6 केसेस बनते हैं, जिसमें से आपके रियल इन्वर्टेड भी बनता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है। इसमें आपके 2 ही केस बनते हैं जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये तो आपने पढ़ा था हमने अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जो मिरर बी है, इसके बारे में बता रखा है रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड तो आपका कॉन्वेक्स मिरर में बनता नहीं है, इसके 2 ही केस होते हैं जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। सेम साइज किस केस में बनता है, मैं आपको रिकॉल कराती हूँ कि इसके टोटल 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस में से जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखते हैं, मैंने ये चीज़ अलग से फोकस किया था कि आपके एग्जामिनर पूछते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो सेम साइज का बनता है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मिरर ए है वो आपका प्लेन मिरर है और मिरर बी जो है वो आपका कॉनकेव मिरर है। बाकी अगर आप इसे पूरा नहीं भी पढ़ते तो भी आपका जो करेक्ट आंसर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का अभी भी सीटेट के एग्जामिनर द्वारा अलग ऑप्शन को यहाँ पे माना गया है, यानी कि इस वाले ऑप्शन को माना गया है कि हमें बच्चे को डिस्कर्न करना चाहिए, यानी कि भेद करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी भी यहाँ पे एक तरीके से विवाद में है। प्लस ये क्वेश्चन पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल आपको इंडिकेटर यहाँ पे टेबल में दे रखा है और ये चैप्टर अगर आपको बेसिक भी पता है तो इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 4 अलग अलग इंडिकेटर हमें दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला दे रखा है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अब हल्दी की बात करें तो हल्दी एसिड में जाके कोई परिवर्तन इसके कलर में नहीं होता, यानी कि ये येलो कलर की ही रहती है। पर जब हम बेस में डालते हैं तो ये आपका किस कलर में हो जाती है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर में ये कन्वर्ट हो जाती है। ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर हमें एक ऑप्शन का भी पता है, यानी कि हल्दी के बारे में भी पता है, तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से पूरे पूरे कट जाएंगे, क्योंकि ए को यहाँ पे येलो कलर बोल रखा है। येलो नहीं होगा, रेडिश ब्राउन होगा। आगे अगर हम चाइना रोज़ की बात करें तो चाइना रोज़ जो होता है ये आपका यहाँ पे गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है एसिड में, और बेस में ये ग्रीन कलर का होता है। तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, जिसमें यहाँ पे एक जगह पिंक लिख रखा है, एक जगह ग्रीन लिख रखा है। पिंक ये जब आपका फिनोल्फ्थलीन बेस में जाता है तब जाके वो पिंक कलर का होता है। तो इस हिसाब से ये पिंक वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, जिसमें आपके मल्टीपल चीज़ें पूछ रखी है उन क्वेश्चंस को तो हम पूरा पढ़े बिना भी अपने करेक्ट आंसर तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन नहीं पर पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का जो मेरा सेशन था वो लिया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगा होगा। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है ये स्टार्ट नहीं किया। इनफैक्ट आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम फोर्स एंड प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका परसों यहाँ पे अपलोड होगा। तो देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि एक प्लास्टिक बॉटल आप ले लीजिए। एक प्लास्टिक बॉटल मैंने ले लिया इस तरीके से, और उसमें आप क्या करें, डिफरेंट लेवल पे मतलब डिफरेंट हाइट पे 3 अलग अलग छेद इस तरीके से कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और इसके अंदर पानी आपने भरा है।
तो कौन से छेद से पानी जो है किस लेवल पे आएगा, इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये डायग्राम भी आपको रटा होना चाहिए। जो सबसे नीचे वाला छेद होता है उससे पानी सबसे दूर जाता है, और उसके बाद उससे ऊपर वाला, और सबसे ऊपर वाले से सबसे लीस्ट दूर। और आप इतना तो यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि जिससे जितना दूर जा रहा है उसका प्रेशर जो है उतना ज़्यादा हाई होगा। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, इसको बी, इसको सी। तो आपको यहाँ पे फिर से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे बोल रखा है वाटर एट द लोएस्ट होल कम आउट द विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, यानी कि निम्नतम छेद जो होगा उसमें से अधिकतम बल के साथ पानी बाहर आएगा, तभी वो दूर जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ए तो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। जिस ऑप्शन में ए नहीं दे रखा आप उस ऑप्शन को यहाँ पे काट दीजिए। अब आगे आपके सामने, अब सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन बच गए, एक ये वाला ऑप्शन बच गया, एक ये वाला ऑप्शन बच गया। दोनों में ही ए कॉमन दे रखा है। इसके बाद एक में दे रखा है आपको ई, और एक में दे रखा है यहाँ पे डी। तो बस उनको पढ़िए। ई में क्या बोल रखा है? ई में बोल रखा है कि वाटर फ्रॉम द हाइएस्ट होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि जो हाईएस्ट होल है, सबसे ऊपर वाला होल है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो जा नहीं रहा, तो ई यहाँ पे गलत है। अगर आप डी को ना भी पढ़ेंगे तो भी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब जिसमें डी के अंदर ये बोल रखा है वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल फॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, ये यहाँ पे सही है। तो ए और डी सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पूछा गया है। तो आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हुई कि एक चैप्टर से एक से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अभी इंडिकेटर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं। अब देखिए मैं मान के चलूँगी कि हम सभी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, तो बेसिक साइंस हम लोगों को सभी को आती है। हाँ, ये हो सकता है कि एनसीईआरटी आपने कुछ टाइम से नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ आपकी छूट गई है। अब यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ रिकमेंडेड दैट acid should be added to water for diluting the acid, not vice versa। यानी कि ये माना जाता है कि आपके पास अगर दो बीकर है तो आप ऐसा करिए कि आप नीचे यहाँ पे क्या करिए, पानी रखिए और एसिड के ऊपर से डालिए। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे नीचे एसिड है और एसिड के ऊपर आप वाटर डाल रहे हैं। अब एसिड के ऊपर पानी क्यों नहीं डालना, आप एक गर्म तवे के ऊपर अगर पानी डालोगे तो वो छींटे मारेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, पानी नीचे रखना है और एसिड को उसके ऊपर से डालना है, वो भी ड्रॉप वाइज, और उसको डाइल्यूट करना है, मतलब अच्छे से डाइल्यूट करना है। अब डाइल्यूशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा? एक्सो मतलब जो एग्जिट करता है, एग्जिट मतलब जो बाहर निकाल रहा है, और थर्मिक मतलब हीट, यानी कि ये हीट जो है वो रिलीज करता है। इस वजह से हम डाइल्यूशन ऐसे करते हैं कि हम पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं। तो बिल्कुल सही देने की वजह से हम लोग कहेंगे कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और जो तर्क दे रखा है वे आपका सही तरीके से व्याख्या करता है असर्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, अभी मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये आप लोगों से जो फ्लेम है, कंबशन एंड फ्लेम है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो आपका फ्लेम होता है, फ्लेम का जो कलर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले तो किस तरीके का कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि दह पदार्थ जो है उसकी प्रकृति क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ये तो सिंपल सी बात है। और जब कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन कितना सप्लाई करोगे, इस पर भी डिपेंड करेगा, ये भी सही है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अब सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना आप यहाँ पे सोर्स दे रहे हो। अगर यहाँ पे सोर्स शब्द लिखा होता, मतलब जिस वस्तु से, जैसे आप नीचे से आप बर्नर ऑन करके अगर आप उसे गर्म कर रहे हो तो सोर्स कहलाता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, ये सोर्स के टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो सी यहाँ पे हो जाता है गलत। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों के साथ साउंड चैप्टर जो है वो कवर किया और साउंड चैप्टर में मैंने एक अलग सा जो एरिया है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कवर किया था और रीज़न भी यही है क्योंकि इस बार आपका डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीलिंग है आपकी सिनेमा हॉल की या कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व बनाई जाती है। और ये मैंने डायग्रामेटिकली आपके साथ डिस्कस किया था कि सिनेमा हॉल या कॉन्सर्ट हॉल की सीलिंग जो है वो कर्व क्यों बनाई जाती है, क्योंकि अगर कोई परफॉर्मर जो है इस जगह पे खड़े होकर परफॉर्म करेगा तो उसकी आवाज़ इस तरीके से सीलिंग से टकराएगी और सीलिंग से टकरा के अलग अलग जगह जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि आगे बैठे हुए जो कैंडिडेट होंगे या पीछे बैठे हुए कैंडिडेट सबको आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तर्क भी लिखा हुआ है कि जो साउंड वेव होती है, जो ध्वनि तरंग होती हैं, वे आपका रिफ्लेक्ट होती है सभी डायरेक्शन में और सबको आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये मैंने आप लोगों के साथ जो अभी जो रीसेंट सीरीज चल रही है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करके जो एरिया मैंने डिस्कस किया उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडक्टिव रीजनिंग का, ये आपका पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है और ये साइंटिफिक लॉ जो है ये भी पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एक विंड करके चैप्टर है क्लास 7 का, उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड ऑन अर्थ, यानी कि अगर आप पृथ्वी में देखोगे तो पृथ्वी में पवन के जनन और प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए विंड जनरेशन के लिए सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है कि हमारा जो अर्थ जो अनइवन तरीके से हीट होता है इसकी वजह से विंड जनरेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे अनइवन हीटिंग जो आप लोगों की ओशन में होती है इसको आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो हम हीट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो ये दोनों ही जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ हीट की, यानी कि हीट जो है वो आपका फ्लो कर, विंड जो है वो आपका फ्लो करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए एंड बी जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन आप जब मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि सुनीता जो है एक ड्रॉप पोटेशियम का वो एक बीकर के अंदर डाल रही है, एक कोल्ड बीकर के अंदर डाल रही है, तो वो इनमें से क्या चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेगी। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप पोटेशियम देखो तो पोटेशियम एक मेटल है और मेटल को वो क्या कर रही है, मेटल को वो वाटर के अंदर यहाँ पे पुट कर रही है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। साथ ही साथ क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है तो पॉप साउंड यहाँ पे रिलीज करेगी और ये जो पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम आपने सुना भी होगा, इसे हम केरोसिन बॉटल के अंदर रखते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करती है, तो ये तीनों यहाँ पे सही है। ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपका क्या है, किस तरीके से ऊष्माशैली अभिक्रिया है, ये यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना था। अब इसके अलावा अब यहाँ पे हम लोगों से जो हम लोगों का रेस्पिरेशन चैप्टर है वो क्वेश्चन पूछा गया है और रेस्पिरेशन का ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूछा गया है। मैंने आज जो आप लोगों के लिए ये पेड नोट्स यहाँ पे रेडी किए हैं उसमें मैंने ये सभी एरिया यहाँ पे कवर किया है अप टू 10th, ताकि आप लोगों को अलग अलग जगह से इन टॉपिक को प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना हो। अब यहाँ पे बोल रखा है ब्रीदिंग रेट जो है एक्वाटिक एनिमल का, यानी कि जो यहाँ पे श्वसन दर है जो यहाँ पे थल में रहने वाले प्राणियों से यहाँ पे जलीय प्राणी का यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। अगर आप एक फिश को देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो अपना मुंह बार बार हिला रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिवर्स देख रहा है कि ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वाटिक एनिमल का स्लो नहीं होता, वे फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वे वहाँ पे कम होता है। इस वजह से एक तरीके से
कंपटीशन ही मान लो कि उनको कंपटीशन की वजह से उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। तो असर्शन जो हो गया वो यहाँ पे आपका सही नहीं दे रखा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें असर्शन को सही बोल रखा है वो आप काट दीजिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है, यानी कि जो यहाँ पे अगर आप रीज़न देखते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मैंने अभी ये पॉइंट क्लियर किया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ पे बोल रखा है कि लार्ज अमाउंट में है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन जो साइंस में होते हैं वे क्या हैं, और जो आपके पेड नोट्स हैं उनमें मैंने पेडागोजी की सभी एरिया को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दे रखी है और पहचानना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक यहाँ पे ऊष्मशोषी क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप सनलाइट की एनर्जी को क्या करते हो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो यहाँ पे सही है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि जब आप रेस्पायर करते हो तो वहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होती है। आप कभी भी सांस लेके सांस छोड़ के देखो, और अपने मुंह के सामने हाथ अगर रखोगे तो आपका हाथ जो है थोड़ा थोड़ा गर्म टाइप का हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको सही दे रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों से जो प्लांट वाला सेक्शन है उसका क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हर एरिया आपसे पूछा जाता है, आपको किसी भी एरिया को कम किसी भी एरिया को ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना, सभी एरिया को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पहले भी ऑब्जेक्शन लगाने को बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होता, ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो होता है ये आपका फॉल्स है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हैं वो आपके पॉलिनेट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये वाले स्टेटमेंट को भी पहले यहाँ पे फॉल्स दे रखा था। अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं, जिसमें आपके पास जो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों होता है। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं, कई बार ये अपने पॉलन ग्रेन को खुद आपस में भी ट्रांसफ़र करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इनका जो पॉलन होता है ये किसी और फ्लावर में भी जाके पॉलिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो कि सीटैट के ऑफिशियल आंसर की के अंदर भी अब इसे करेक्ट यहाँ पे कर दिया गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है सिर्फ आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं करते, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी करते हैं। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने ही यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर लैंड करना। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ये कैसे करते हैं, अब मान के चलिए कि एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक में यहाँ पे पॉलन है और एक में यहाँ पे क्या है, एक में यहाँ पे आप मान के चलिए कि एक में यहाँ पे आपका फीमेल पार्ट है, मतलब जो आपका यहाँ पे फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पूरा का पूरा पार्ट है। तो यहाँ से पॉलन जो है ये मूव करेगा और इसमें जाएगा, और इसको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए क्योंकि सेम प्लांट का पॉलन जो है सेम प्लांट के एंथर पे जाके आपका सेम प्लांट के स्टिग्मा में जाके लैंड हुआ। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये भी आपका वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हम ह्यूमन हार्ट डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे ये किस तरीके का सर्कुलेशन है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज सर्कुलेशन है। तो 2 ऑप्शन कट गए। इसके अलावा हमारे ह्यूमन हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड।
अगर उसे लिक्विड ए में डाला गया तो वो अपने ही वॉल्यूम का जो कि आउटसाइड द लिक्विड है 1/4 पार्ट वो फ्लोट कर रहा है और 3/4 पार्ट वो फ्लोट कर रहा है आउटसाइड द लिक्विड, अगर वो लिक्विड बी में डाला गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है तो फटाफट ये जो आपके फ्रैक्शन दे रखे हैं इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 1/4 मतलब 0.25, ये तो आप यहाँ पे ईजिली इसे डिकोड कर पाएंगे। तो 0.25 जो है ये आपका बाहर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है और 3/4 मतलब 0.75 आपने ये चीज़ यहाँ पे निकाल दी। अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको आप मान के चलिए ये आउटसाइड का वॉल्यूम है, यानी कि लिक्विड कंटेनर के बाहर का वॉल्यूम है, यही इस क्वेश्चन में बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये देखूं कि लिक्विड कंटेनर के अंदर यहाँ पे इनका वॉल्यूम कितना होगा, अगर बाहर 0.25 है तो अंदर कितना होगा 0.75, ये इनसाइड वॉल्यूम होगा। और अगर बाहर इसका वॉल्यूम ये है तो इसके अंदर का वॉल्यूम कितना होगा 0.25। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया। तो एक लिक्विड कंटेनर है, उसमें बाहर का वॉल्यूम आपको बता रखा है, अंदर का वॉल्यूम आपने माइनस करके 1 से माइनस करके निकाल दिया। अब इतना पता चल गया कि इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट डाला गया उसका वॉल्यूम आपका 0.75 है, इसका वॉल्यूम 0.25 है। अब यहाँ पे डेंसिटी के रेस्पेक्टिव ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा कि दोनों की डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। दोनों की डेंसिटी को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये हम नहीं बोल सकते। इसके अलावा डेंसिटी जो होती है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ये डिस्प्लेस करता है। सिंपल सा ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, तो वॉल्यूम आप कहेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा इस वाले का है और इस वाले का वॉल्यूम आपका कम है। तो डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, डेंसिटी ज़्यादा बी वाले की होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी जो होगा वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए से ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर ऑब्जेक्ट डाला गया और उसके बीकर के जो बाहर का वॉल्यूम है, उस ऑब्जेक्ट के बाहर का वॉल्यूम आपको दे रखा है, पिंक कलर से मैंने लिखा है। तो आपने अंदर कितना वॉल्यूम होगा उसको निकालने के लिए 1 से माइनस करके यहाँ पे निकाल दिया और सेम इधर से भी कर दिया। और मैंने बताया कि जो डेंसिटी होता है ये वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो इस हिसाब से जो आपका लिक्विड ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम और इसका यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।